स्वागत है मित्रों आप सभी का। तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्त, तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्त। दर्द राम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द राम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद बनाए पिंजरे से निकल के देख, खुद बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। खुद बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 20 वायु के बारे में। आज हम वायु में पूरे पाठ में वायु का संघटन, वायु के अन्य घटक एवं उनका उपयोग, जलवाष्प एवं अन्य ठोस कण, धूल एवं अन्य प्रदूषक, वायु प्रदूषण समस्या एवं समाधान, हरित गृह प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन अर्थात अम्ल वर्षा के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, किंतु मंगल और चंद्रमा पर जीवन की भी पुष्टि नहीं हुई है। यदि ऐसा है तो क्यों है? जीवन रहने के लिए वायु हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। जल के बिना हम कुछ समय जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। हमारी पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में वायु एवं जल है। इसी कारण यहाँ पशु पक्षी पेड़ पौधे एवं मनुष्यों का जीवन है। हम जानते हैं कि वायु रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन है। यह हमें दिखाई नहीं देती है, परंतु हम वायु की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। हम आकाश में पतंग, गुब्बारे आदि उड़ते हुए देखते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों को हिलते हुए देखते हैं, बच्चों को फिरकी घुमाते हुए देखते हैं, बच्चों को गुब्बारा फुलाते हुए देखते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा वायु की उपस्थिति के ही कारण होता है। हम कई कारणों एवं उदाहरणों से वायु की उपस्थिति समझ सकते हैं। यदि हम गुब्बारा उड़ाएं या पंखे के सामने, चलते हुए पंखे के सामने बैठ जाएं, तो हमें ठंडक की अनुभूति होती है। यह ठंडक की अनुभूति वायु की उपस्थिति के ही कारण है। या हम किसी चलती हवा में पेड़ के नीचे बैठ जाएं, तब भी हमको ठंडक का एहसास होता है। यदि पंखे के सामने कागज़ के टुकड़े रखते हैं तो वह उड़ने लगता है और गिर जाता है। यह भी वायु की उपस्थिति के कारण ही होता है। ये सभी कारण ऐसे हैं जो यह बताते हैं कि हमारे वायुमंडल में वायु उपस्थित है, जो हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायु के बारे में चलिए बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी है। वायु का यह घेरा वायुमंडल कहलाता है। चलती हुई वायु हवा कहलाती है। यदि हवा बहुत अधिक तेज चलती है तो आंधी, तूफान या चक्रवात का रूप ले लेती है। हम कई क्रियाकलापों द्वारा हम वायु के बारे में बात कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि चलती हुई जो वायु होती है वह हवा कहलाती है। और भी कई हमारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिससे यह पता चलता है कि हमारे पृथ्वी पर वायु उपस्थित है। जैसा कि हमने बताया कि जब हम सांस लेते हैं तो हम वायुमंडल से ही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार जैसे वायु स्थान घेरती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण फूला हुआ गुब्बारा है। वायु दाब डालती है, क्योंकि जब हम वायु को गुब्बारे में भरते हैं तो गुब्बारा फूलने लगता है और बोतल से पानी बाहर निकलने लगती है। यह क्रियाकलाप हम कर सकते हैं। दूसरा, जैसे वायु में भार होता है, इसके लिए वायु दाब डालती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बोतल में छेद करते हैं, कई छेद में उसमें पाइप लगा देते हैं और पाइप लगाने के बाद हम उसमें पानी डाल के गुब्बारा, ऐसा सोडा व बेकिंग सोडा डालते हैं जिससे पानी में दबाव के कारण वह
जो दबाव के कारण जो जल होता है पाइप द्वारा बाहर निकलने लगता है। उसी प्रकार उल्टे गिलास में कागज़ को रख करके यदि हम पानी में डालें तो कागज़ नहीं गीला होता है। इससे सिद्ध होता है कि वायु दाब डालती है। और इसी तरह से वायु में भार का भी उदाहरण ले सकते हैं। वायु की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम उल्टे गिलास को जब रखते हैं तो पूरी गिलास में जल नहीं भरती है। इसका साफ उदाहरण है कि वायु जो जगह जल नहीं जा पाती वहाँ पे वायु उपस्थित है। वायु में भार होता है, इसके लिए हम 2 गुब्बारा लेकर के एक डंडी में टांगते हैं। उसके बाद फिर हम बीच में एक रस्सी लगा करके उसको खड़ा करते हैं। देखते हैं कि दोनों डंडी का सिरा बीच में होने के कारण बिल्कुल बराबर दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही एक गुब्बारा फोड़ते हैं वैसे ही जो दूसरा गुब्बारा फूला गुब्बारा है वह नीचे की ओर झुक जाता है। वायु में भार होता है। वायु कई गैसों का मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन भी होता है और वायु में धूल के कण होते हैं। वायु पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। हम जानते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि वायु में धूल कण होते हैं। हम अक्सर जब सड़क पर चलते हैं तो गाड़ियाँ धूल उड़ाते हुए चलती हैं। वह धूल पूरी तरह से वायुमंडल में मिल जाती है जो हमारे लिए लाभदायक हानिकारक होती है। उसी तरह से वायु पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जो वायु के गुणधर्मों के बारे में बताते हैं। इस प्रकार हम एक सूची बना सकते हैं कि वायु हमारे लिए कहाँ कहाँ उपयोगी है। अब हम वायु में विभिन्न गैसों की प्रतिशतता के बारे में बात करते हैं। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसों जैसे आर्गन, हाइड्रोजन आदि का मिश्रण है। नाइट्रोजन इसमें पूरे वायुमंडल में 78% है। ऑक्सीजन लगभग 20.95% या लगभग 21% है। उसी तरह से हाइड्रोजन, ओजोन और अन्य गैसें लगभग 0.04% है। उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% और अन्य गैसें 0.97% है। इन गैसों के अतिरिक्त वायु में जलवाष्प, धूल के कण तथा अन्य घटक भी उपस्थित रहते हैं जिनकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आइए हम इसकी उपस्थिति का पता लगाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो 1% लगभग जो गैस अन्य होती हैं उसमें हाइड्रोजन 0.00055%, उसी तरह से आर्गन का प्रतिशत, ये सभी छोटी छोटी मात्रा में गैसें होती हैं। वायु में जलवाष्प की उपस्थिति का ये पता लगाते हैं। गर्मियों के दिन में हम जब आप शरबत पीते हैं तो बर्फ़ डालकर किसी अतिथि या मेहमान के समक्ष रखते हैं तो हमने देखा है कि गिलास के बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ती हैं। कभी कभी वे बूंदें सतह पर धीरे धीरे लुढ़कने लगती हैं। जल की ये बूंदें कहाँ से आईं? क्या ये शरबत के पानी से आई? नहीं, ये बूंदें वायु में उपस्थित जलवाष्प से आई। वायु जलवाष्प की मात्रा हर ताप पर उपस्थित रहती है। वह वायु जो गिलास को ठंडी सतह के संपर्क में आती है स्वयं ठंडी होने लगती है और वायु में उपस्थित जलवाष्प गिलास की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। यही बूंदें हमको बाहरी गिलास की सतह पर दिखाई पड़ती है। इसके लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक स्टील के गिलास में कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालें, थोड़ी बार बाद देखेंगे तो बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रयोग को यदि वर्षा के मौसम में करें तो दोनों में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। वर्षा के मौसम में वायु में अधिक जलवाष्प की उपस्थिति के कारण गिलास की बाहरी सतह पर अपेक्षाकृत अधिक जल की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। उसी तरह से बरसात के दिनों में नमक का ढेला खुली वायु में रख देने पर नमक को घेरे हुए चारों ओर नमी एकत्रित हो जाती है। यह नमी मुख्य रूप से वायुमंडल में जलवाष्प से ही आई है। तो ये सभी प्रयोग यह सिद्ध करते हैं कि वायु में जलवाष्प की उपस्थिति होती है।
तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।